हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको माई सेल्फ कोमल जैन। आज मैं आपको चैप्टर 13 ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी, जो कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है, वो पढ़ाने जाऊंगी। आई एम टेलिंग इट चैप्टर फर्स्ट बिकॉज पहले वाले जो दो चैप्टर्स हैं वो आपके सिलेबस से ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ओके, ना हमारा जो चैप्टर का नेम है दैट इज photosynthesis. Okay, so here synthesis of what? Synthesis of food. कैसा फूड? ऑर्गेनिक फूड। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्लूकोज। ओके, विद द हेल्प ऑफ फोटो यानी कि लाइट। विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी हम यहाँ पे क्या करेंगे? फूड का सिंथेसिस करेंगे। सो फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ व्हाट? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड, दैट इज ग्लूकोज, एंड यूजिंग फोटो, यूजिंग लाइट एनर्जी। नाउ फोटोसिंथेसिस के लिए जो टर्म्स आपकी एनसीईआरटी ने यूज किया है वो ये है फिजिको केमिकल। ठीक है, photosynthesis is a physico-chemical process. Okay, now why physico-chemical process? Because यहाँ पे जो फिजिको है that stands for physical energy. Physical energy. Okay, and chemical stand for chemical energy. Okay, so here physical energy is converted into chemical energy. Physical energy means light, chemical energy means your organic food. Okay, so आपकी जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने जा रही है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस को हम फिजिको केमिकल प्रोसेस कहते हैं। नाउ आप कहोगे कि केमिकल एनर्जी को मैंने क्यों फूड बोला? बिकॉज देखो, फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ग्लूकोज। ओके, तो वो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। नाउ अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके इनके मतलब इन तीनों के क्या हो गए? खुद खुद के बॉन्ड्स हो गए, कार्बन के हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ, और इसी अकॉर्डिंग क्या बना होगा? ग्लूकोज बना होगा। मतलब यूजिंग केमिकल बॉन्ड पूरा ग्लूकोज स्ट्रक्चर बना होगा। ठीक है, वो केमिकल बॉन्ड में क्या होगी? केमिकल एनर्जी होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे अपने फूड यानी कि ग्लूकोज को बोला केमिकल एनर्जी, और फिजिकल एनर्जी मैंने लाइट को बोला बिकॉज लाइट में फोटॉन्स होते हैं। ठीक है, सो दैट फोटॉन्स ऑल्सो हैव द एनर्जी, सो लाइट को मैंने क्या बोला? फिजिकल एनर्जी। इसीलिए फोटोसिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? फिजिको केमिकल प्रोसेस। अनदर टर्म्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होते हैं वो है, एक है एनाबॉलिक। ठीक है, नाउ एनाबॉलिक क्यों कहते हैं फोटोसिंथेसिस को? क्योंकि यहाँ पे कोई चीज बन रही है। एनाबॉलिज्म यानी कोई चीज बनना है, यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, CO2 और वाटर का यूज करके ग्लूकोज बन रहा है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखने जाए तो वो कुछ इस तरीके से है, CO2 प्लस वाटर गिव्स अस, मतलब CO2 और वाटर का यूज करके ग्लूकोज बनता है, प्लस O2 रिलीज होता है, प्लस वाटर। ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे आप सबस्ट्रेट्स की बैलेंसिंग याद रखो 6, और ये वाटर में और 12। वेट अ मिनट,
वाटर में याद रखेंगे 12H2O, ठीक है। अब बैलेंस करो, 12 टू सा हाइड्रोजन कितना है 24, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 12, यहाँ पे मैं 6 लगा दूंगी तो ये 6 टू सा 12 प्लस ये 12 हाइड्रोजन 24 हो जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6 टू सा 12 प्लस 12 24, यहाँ पे कितना है 6, ये 6 12, ठीक है, और ये 14 मतलब ये 2, तो और ये 12 और भी 12 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं 6 कर देती हूँ, तो 6 टू सा 12 प्लस 6 18 प्लस 6 24। सो ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस यानी कि ये C6H12O6 हमारा क्या बन के आ गया, ग्लूकोज। ओके, तो CO2 और वाटर की मदद से ग्लूकोज बन रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई चीज बन रही है, दैट इज एनाबॉलिक, इसीलिए इस प्रोसेस को एनाबॉलिक कहा। मेटाबॉलिज्म के दो स्टेप्स है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी कोई चीज टूटना, ग्लूकोज से टूट के अगर CO2 और वाटर बनता है, जैसे कि रेस्पिरेशन में होता है, उससे उल्टा, तो उसे कैटाबॉलिज्म कहेंगे। लेकिन फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस को और क्या कह सकते हैं, एंडरगोनिक प्रोसेस। बिकॉज ये जब रिएक्शन होती है उस वक्त लाइट एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, इन एडिशन टू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी होना चाहिए लीफ में। क्लोरोफिल इज अ वन टाइप ऑफ पिगमेंट, ग्रीन कलर का पिगमेंट, ठीक है, जिसकी हम आगे स्टडी करेंगे, जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो एंडरगोनिक का मतलब होता है ये एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को होने के लिए क्या चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायरिंग। और ये लाइट एनर्जी कम्स फ्रॉम व्हाट, सो लाइट एनर्जी कम्स फ्रॉम सन। एंड फोटोसिंथेसिस को हम एक और टाइप की प्रोसेस भी कह सकते हैं, दैट इज ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस। अब इसे ऑक्सीडो रिडक्शन कहते हैं क्योंकि ये इक्वेशन, इट इज नॉट अ वन स्टेप इक्वेशन। आपकी एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है कि हम तो फोटोसिंथेसिस को एक लाइन में लिख देते हैं कि CO2 और वाटर मिलके C6H12O6 यानी ग्लूकोज बन गया, बट इट इज नॉट अ वन स्टेप रिएक्शन, इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। जो आपकी एनसीईआरटी में अर्ली एक्सपेरिमेंट्स है वो खत्म होता है, उसके बाद के पैराग्राफ में शायद लास्ट में ये लाइन लिखी है कि इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। वो जब हम एनसीईआरटी के थ्रू गो थ्रू हो गए, मतलब पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे। सो इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चलती है, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, यानी ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, इसीलिए इसको ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये वाला चीज है वो मैं आपको डिटेल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी कि व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी importance of photosynthesis. सो फोटोसिंथेसिस जब हुआ तो ये आपने देखा कि ग्लूकोज के साथ साथ बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन भी इवॉल्व हुआ है, दैट ऑक्सीजन इज वेरी एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, O2 इवॉल्व हुआ, ओके, which is very useful in respiration। ठीक है, यूजफुल इन रेस्पिरेशन। CO2 एक पॉल्यूटेड गैस मानी जाती है, ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। ठीक है, मतलब वो अगर एटमॉस्फेयर में रहेगी तो एयर को पॉल्यूट करेगी, तो उसका यूज किया फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स ने, और क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया और O2 को रिलीज किया। मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एयर को एक तरीके से शुद्ध किया। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस जो लोग करते हैं ना, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ, वो ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जो प्रोड्यूसर सबसे पहले
जो अर्थ में फूड बनाते हैं, जिससे हमें मिल सकता है फूड, वो प्राइमरी सोर्स फूड का कौन है? ग्रीन प्लांट्स है। ठीक है, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स में डिफरेंस हम लोग जानते ही है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है ओन, खुद से, और ट्रॉफ, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, और हेटेरो का मतलब होता है अदर्स। सो ऑटोट्रॉफ जो खुद का न्यूट्रिशन, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो उसमें आ जाएंगे ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन क्यों लिखा? बिकॉज क्लोरोफिल होना चाहिए, वो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, उसके बिना फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता, इसीलिए ग्रीन प्लांट्स लिखा है मैंने। देन हेटेरोट्रॉफ्स, तो इसमें एनिमल्स आ जाएंगे, प्लस ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे। मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, बिकॉज वो खुद से अपना फूड नहीं बना सकते, इसीलिए। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, नाउ ये था बेसिक जो इंट्रोडक्शन में दिया है हमारी एनसीईआरटी के चैप्टर के स्टार्टिंग में। इंट्रोडक्शन में इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना। उसके बाद व्हाट डू वी नो करके जो है, उसमें हमें कुछ जो प्रूफ्स है वो दिए हैं। प्रूफ्स यानी कैसे प्रूफ्स? ऐसे कि भाई लाइट एंड CO2, कि ये दोनों फोटोसिंथेसिस के लिए कितने यूजफुल है, उनका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें दिया है। हम पहले लाइट का देखते हैं कि हाउ कैन वी से दैट लाइट इज वेरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉटेड प्लांट लेंगे, ओके। ये पॉटेड प्लांट की जो ये जो लीफ है, उसको हम पार्शियली किससे कवर्ड कर देंगे? ब्लैक पेपर से कवर्ड कर देंगे। इसको हम कवर्ड कर देंगे विथ ब्लैक पेपर, और बाकी का पार्ट जो है उसे एक्सपोज रहने देंगे टू सनलाइट। और ये जो ब्लैक पेपर से कवर्ड पार्ट है, वो सनलाइट को एक्सपोज नहीं होगा, उसे सनलाइट नहीं मिलेगी। ओके, एंड माइंड कि यहाँ पे जो पॉटेड प्लांट हमने लिया है वो डिस्टार्च्ड होना चाहिए। वाई डिस्टार्च्ड? उसमें पहले से स्टार्च प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमने जो ब्लैक पेपर से जिससे कवर किया है उसे तो सनलाइट नहीं मिल रही है। सनलाइट नहीं मिल रही है तो हमें इसका प्रूफ मिल सकता है ना कि सनलाइट नहीं मिल रही, तो यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। और अगर पहले से वो पॉटेड प्लांट में स्टार्च होगा, तो यहाँ पे जो एक्सपोज्ड नहीं है पार्ट सनलाइट को, उसमें भी हमें स्टार्च देखने को मिलेगा। इसीलिए हम जो ये पॉटेड प्लांट लेते हैं वो डिस्टार्च होना चाहिए, मतलब पहले उसमें से हमें स्टार्च क्या कर देनी है? रिमूव कर देनी है। फिर क्या करना है? ये जो लीफ है, हमने ये जिस पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर्ड किया है, तो यहाँ पे ये जो सन से जो लाइट आ रही होगी, वो ये एक्सपोज्ड पार्ट को ही आएगी। ये जो ब्लैक पेपर से कवर्ड है उसे सनलाइट नहीं आएगी। अगर यहाँ पे सनलाइट रीच नहीं करेगी, तो क्या यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा। सो हमें ये एक्सपेरिमेंट में ये देखने को मिला कि ब्लैक पेपर से पार्ट जो कवर्ड है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और जो एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ लीफ, उसमें हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिला। ओके,
So what this experiment proves? So this experiment proves that light is very essential for photosynthesis. हम हमें हमें स्टार्च आंखों से तो नहीं दिखती कि हमें पता चल गया कि यहाँ स्टार्च नहीं बनी, यहाँ एक्सपोज पार्ट में स्टार्च बन गई, इसलिए हमें स्टार्च का टेस्ट करना पड़ता है. और स्टार्च का टेस्ट हम यूजिंग आयोडीन करते हैं. हम एक बीकर लेंगे, उस बीकर में ये जो लीफ है उसे डालेंगे, ठीक है, और यहां पे क्या प्रेजेंट होगा? आयोडीन प्रेजेंट होगा. सो आयोडीन जब ये लीफ में जहां पे स्टार्च है वहां पे रिएक्ट करेगा स्टार्च के साथ, ठीक है, तो हमें ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होगा. एंड दैट कलर हमें देखने को मिला ये वाले पार्ट में जो ब्लैक पेपर से कवर्ड नहीं है वो. तो इससे हमें क्या प्रूफ मिला कि ये जो अनकवर्ड पार्ट है, जो एक्सपोज्ड पार्ट है, वहां पे स्टार्च बनी, यानी कि वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ. तो इससे हमें पता चला कि लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, या तो प्रूफ कह सकते हैं, जिससे हमें पता चला कि लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए कितना जरूरी है. और जहां पे हमें स्टार्च मिला, मतलब ये वाले पार्ट में, तो वो टेस्ट को क्या कहेंगे? पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट. ठीक है, यानी कि वहां पे स्टार्च मिला. और जहां पे स्टार्च नहीं मिला, नेगेटिव स्टार्च टेस्ट, यानी कि उस जगह पे हमें स्टार्च नहीं मिला, क्योंकि उस जगह पे तो लाइट ही नहीं गई थी, तो उस जगह पे तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं हुआ. सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो है वो ये प्रूफ करता है कि CO2 जो है वो भी एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए. उसके लिए भी हमने एक पॉटेड प्लांट लिया और उस पॉटेड प्लांट की ये जो लीफ है उसका कुछ पोर्शन हमने एक टेस्ट ट्यूब में एनक्लोज कर दिया है, कुछ पोर्शन को. और वो टेस्ट ट्यूब में क्या था? कॉटन. और वो कॉटन को पहले KOH लिक्विड में डुबाया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में. तो वो जो कॉटन था उसके अंदर क्या था? KOH. और रिमेंबर, ये जो KOH है उसकी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? टू एब्सॉर्ब CO2. उसकी प्रॉपर्टी है CO2 को एब्सॉर्ब करने की. ओके, मतलब ये हमारी टेस्ट ट्यूब हो गई. इसका मतलब ये जो पार्ट एनक्लोज्ड है, यहाँ पे जो कॉटन और CO2 जो है, मतलब कॉटन को पहले CO2 में डुबाया था, तो KOH सोक्ड कॉटन है. ठीक है, कॉटन ने KOH को सोक कर लिया है, KOH को चूस लिया है कॉटन ने, तो ये KOH सोक्ड कॉटन है, वैसा आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है. ठीक है, तो लीफ का ये वाला जो पार्ट है, तो उसमें से तो मतलब CO2 एब्सॉर्ब हो गया. और KOH की प्रॉपर्टी है ना CO2 को एब्सॉर्ब करनी, तो वो KOH ने CO2 एब्सॉर्ब कर लिया, यानी इस पार्ट को तो CO2 मिला ही नहीं. और ये वाला जो पार्ट है जो एक्सपोज्ड है, ठीक है, इसको CO2 मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, ये वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा. और ये वाला जो पार्ट है जिसको कॉटन और KOH में डुबाया हुआ है, जिस लीफ के पार्ट को, वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. ठीक है, तो जो पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? जहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ है वहां पे. और फोटोसिंथेसिस कहाँ हुआ है? एक्सपोज्ड पार्ट में. ठीक है, और नेगेटिव हमें स्टार्च टेस्ट कहाँ देखने को मिलेगा? ये डबल कॉलन की है, दैट मीन्स की स्टार्च टेस्ट ही आएगा, यहाँ पे स्टार्च और यहाँ पे टेस्ट. सो जो KOH सोक्ड कॉटन वाला पार्ट है, मतलब लीफ का वो पार्ट जो KOH सोक्ड कॉटन में एनक्लोज किया है इन अ टेस्ट ट्यूब. ओके, तो वहां पे नेगेटिव स्टार्च टेस्ट होगा. स्टार्च टेस्ट हम किसकी मदद से करते हैं? आयोडीन की मदद से. तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि CO2 भी इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड लाइट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर
फोटोसिंथेसिस। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, उसको हमने एक एक नाम भी दिया है, दैट इज मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। नाउ मॉल्स जो है वो साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से, एंड हाफ लीफ इसीलिए क्योंकि लीफ का जो हाफ पार्ट है उसे हमने एनक्लोज किया इन अ टेस्ट ट्यूब दैट कंटेन KOH सोक्ड कॉटन, और कुछ पार्ट सनलाइट को एक्सपोज रहे, इसीलिए हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोल दिया। ओके, उसके बाद इन द नेक्स्ट आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, उसमें जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो किसका है? जोसेफ प्रिस्टली। ओके, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज ऑफ जोसेफ प्रिस्टली। जोसेफ प्रिस्टली वही इंसान जिसने O2 डिस्कवर्ड किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द ईयर 1774 1774 में इसने O2 की डिस्कवरी की थी। अब इसका जो एक्सपेरिमेंट है हम उसके बारे में जानते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट क्या था। जोसेफ प्रिस्टली ने एक्सपेरिमेंट में बेल जार लिया था, कुछ इस तरीके का। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ओके, और वो बेल जार में कैंडल थी, ठीक है, इनिशियली वो जल रही थी, और माउस था, ओके। आफ्टर सम टाइम ये जो बेल जार था, उसने देखा उसके एक्सपेरिमेंट में कि जहां पे उसके सेटअप पे उसने कैंडल और माउस का यूज किया था, तो कुछ समय बाद क्या हुआ, जो कैंडल थी वो बुझ गई। ओके, नॉट बर्न, वो जल नहीं रही थी। एंड जो माउस था वो बिकॉज ऑफ सफोकेशन मर गया। नाउ ऐसा क्यों हुआ? ये जो कैंडल थी वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? कंबशन। और ये जो माउस है वो क्या करता है? रेस्पिरेशन। ठीक है, अब यहां पे एयर में क्या होगी? O2 होगा। ये O2 को ये माउस यूज करेगा रेस्पिरेशन के लिए, और ये कैंडल यूज करेगी कंबशन के लिए। अब आप बोलोगे कैंडल O2 को कंबशन के लिए कैसे यूज करेगा? तो एटमोस्फियर मतलब बेल जार में जो कार्बन होगा और ये जो ऑक्सीजन, उसका यूज कर वो क्या बना लेगा? CO2, मतलब कंबशन हुआ। ठीक है, कंबशन प्रोडक्ट होती है CO2। यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, कैंडल ने किया कंबशन के लिए और माउस ने सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए O2 का यूज किया। ठीक है, O2 इज कंटिन्यूअसली गेटिंग डिप्लेटेड, मतलब जो O2 का अमाउंट है वो कम हो रहा है बेल जार में। ठीक है, और साइमल्टेनियसली CO2 का अमाउंट बढ़ रहा है। नाउ यू ऑल नो दैट CO2 जो है वो एयर को फॉल बनाती है, मतलब एक अनप्योर एयर कर देती है, बिकॉज यू नो ना कि CO2 इज अ पॉल्यूटेड गैस, तो वो एयर को फॉल बना देती है। और O2 अगर होगा, O2 रहने से प्योर रहती है, लेकिन CO2 आ गया तो एयर फॉल बन गई।
तो उसकी वजह से CO2 की अमाउंट बढ़ गई और O2 की अमाउंट कम हो गई, इसीलिए और O2 डिप्लेट भी हो जा रहा है, खत्म हो रहा है, धीरे धीरे CO2 बढ़ रहा है, इसीलिए कैंडल बुझ गई और जो माउस है वो मर गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसने जब इस सेटअप में मिंट प्लांट को जब वो लेके आया, यानी कि यही था सेटअप, ठीक है, ये बेल जार, लेकिन अब उसने क्या नया किया, तो वो मिंट प्लांट भी उसने अंदर रखा, ठीक है, कैंडल थी, ओके, एंड माउस था, ओके। अब क्या होगा, ये जो सेटअप है उसको हम एक बार लाइट के प्रेजेंस में रखेंगे और एक बार लाइट के एब्सेंस में रखेंगे, तो क्या होगा वो हम देखेंगे। अब ये सेम सेटअप, ठीक है, यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे माउस है, ठीक है, एक बार सेटअप को लाइट में रखा, ठीक है, एक बार लाइट प्रोवाइड की और एक बार हमने लाइट प्रोवाइड नहीं की। सो जब लाइट थी तो कैंडल जल रही थी और माउस भी अलाइव था, माउस जो था वो जिंदा था एंड कैंडल बर्न हो रही थी। लेकिन डार्क में माउस डेड एंड कैंडल नॉट बर्न, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो देखो, जब लाइट थी तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये लाइट की प्रेजेंस में ये जो प्लांट है उसने फोटोसिंथेसिस किया होगा। हम ऊपर ही देख के आए कि लाइट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस। सो ये वाले प्लांट ने लाइट की मदद से, अंदर CO2 तो प्रेजेंट है बेल जार में, ठीक है, तो उसकी मदद से फोटोसिंथेसिस किया और O2 प्रोड्यूस किया। ये प्लांट कंटिन्यूअसली O2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको माउस भी यूज कर रहा है और ये जो कैंडल है वो भी उसको यूज कर रही है, O2 को कार्बन के साथ जुड़ के CO2 बना देगी, यानी ये अपना कंबशन प्रोसेस चलाएगी, ये अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस चलाएगा। यानी कि एयर में O2 की अमाउंट अब कम नहीं हो रही, ठीक है, वो बढ़ रही है। किसकी वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से। कौन कर रहा है, ग्रीन प्लांट। ये प्लांट जो अंदर रखा है मिंट प्लांट है। ये कौन सा प्लांट उसने यूज किया था, मिंट प्लांट, ओके। सो O2 जो है वो कंटिन्यूअसली एड ऑन हो रहा है, डिप्लेट नहीं हो रहा है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, हमने लाइट प्रोवाइड नहीं की। भाई लाइट प्रोवाइड नहीं की तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो O2 प्रोड्यूस नहीं हुआ, O2 प्रोड्यूस नहीं हुआ तो वो कंबशन के लिए कैंडल को नहीं मिला, माउस को रेस्पिरेशन के लिए नहीं मिला, तो कैंडल ने कंबशन नहीं किया, माउस ने रेस्पिरेशन नहीं कर पाया, तो कैंडल बुझ गई एंड माउस मर गया। सो यहां से क्या प्रूव हो रहा है पता है, कि लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी प्रूव हो रहा है। एंड ये प्लांट्स ने क्या किया, आपकी एनसीईआरटी लाइनर है, आपकी एनसीईआरटी के लाइन है कि प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स और बर्निंग कैंडल रिमूव। ये आपकी एनसीईआरटी लाइनर है, प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर whatever burning candle or breathing animal रिमूव, ओके। मतलब जो एयर जलती हुई कैंडल और सांस लेता हुआ एनिमल ने रिमूव की थी, कौन सी एयर रिमूव की थी, O2 रिच एयर रिमूव की थी ना, यानी कि प्योर एयर जो रिमूव की थी उसी को रिगेन कर लिया, उसी को रिस्टोर कर दिया, उसी को वापस ला दिया, किसने, प्लांट ने, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट में तो क्या प्रूव हो गया था, मतलब ये जो ऊपर ये वाला जो मैंने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट समझाया ना,
उसमें एयर फाउल हो चुकी थी, मतलब गंदी हो चुकी थी एयर, ठीक है। और वो गंदी एयर को प्योरीफाई करने में कामयाब कौन हुआ? सो दिस प्लांट, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी लाइनर है, हर एक एनसीईआरटी लाइनर हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और मैंने ये भी बता दिया कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव होता है कि सनलाइट कितनी एसेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, और इस एक्सपेरिमेंट में जो बात सबसे, ये एक्सपेरिमेंट्स तो याद रखना ही है जोसेफ प्रिस्टली का, लेकिन ये चीज याद रखना, ये जो मैंने आपको कही O2 कब डिस्कवर्ड हुआ था? 1774 में। आपकी एनसीईआरटी ने दिया है कि इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना कब स्टार्ट किया? 1770 में। स्टार्टेड परफॉर्मिंग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, started performing experiment. Okay, okay, now हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखेंगे। जोसेफ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज ऑफ जैन इंगेनहाउस। जैन इंगेनहाउस, ओके। उसने सेम सेटअप यूज किया था, जोसेफ प्रिस्टली के जैसा ही उसका सेटअप था, सेम सेटअप एज ऑफ जोसेफ प्रिस्टली। लेकिन उसको एक बार लाइट में रखा और एक बार डार्क में रखा, ठीक है। मतलब मैंने आपको यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे ही मैंने आपको समझा दिया, यहां तक। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था ना, ये वाला दैट इज ऑफ जोसेफ प्रिस्टली, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया वो जैन इंगेनहाउस का हो गया, ठीक है। ये जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया वो जोसेफ प्रिस्टली का नहीं था, वो जैन इंगेनहाउस का था। जोसेफ प्रिस्टली ने तो जोसेफ प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई किया जॉन इंगेनहाउस ने। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, ये जैन इंगेनहाउस का हो गया। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसी, मैंने दोनों एक साथ में आपको समझा दिया क्योंकि वो को रिलेट थे। लेकिन आप इतना याद रखो कि जोसेफ प्रिस्टली ने O2 डिस्कवर्ड कर लिया था, ओके। और इसने प्लांट को यूज नहीं किया था, जोसेफ प्रिस्टली ने प्लांट को यूज नहीं किया था। जोसेफ प्रिस्टली ने सिर्फ कैंडल और माउस ही लिया, कैंडल माउस लिया और ये सेटअप लिया। फिर देखा कुछ टाइम के बाद कैंडल बुझ गई, वो इसीलिए क्योंकि O2 कम हो रहा है ना एटमोस्फेयर में। माउस रेस्पिरेशन के लिए यूज कर रहा है और कैंडल कंबशन के लिए यूज कर रही है। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई करके जैन इंगेनहाउस ने यूज किया, उसने अंदर प्लांट भी रखा और इस एक्सपेरिमेंट को एक बार लाइट में रखा और एक बार डार्क में रखा, ओके। सो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस पेज पे समझा दिया, ओके। और जोसेफ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट प्रूफ क्या करता है? एक बार लाइट में रखा और एक बार डार्क में रखा, यानी लाइट में रखा तब माउस अलाइव रहा, कैंडल जली, यानी कि ये प्रूव करता है कि लाइट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वो जैन इंगेनहाउस का एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है। गलती से मैंने आपको दोनों साथ में ही समझा दिए। जैन इंगेनहाउस ने एक और चीज पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। मैं बी करके लिख देती हूं। एक एक्वाटिक प्लांट था, उस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया है जैन इंगेनहाउस ने। उस प्लांट का नाम है हाइड्रीला। इस प्लांट को उसने ब्राइट सनलाइट में रखा और एक बार इसी प्लांट को उसने
डार्क में भी रख के देखा। डार्क में तो ऑफ कोर्स लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जब उसे ब्राइट सनलाइट में रखा तो उसे बबल्स देखने को मिले। एंड later it was known that ये जो बबल्स थे वो किसके थे? ऑक्सीजन के थे। क्योंकि हाइड्रीला एक एक्वाटिक प्लांट को जब उसने ब्राइट सनलाइट में रखा तो वो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस से हमें पता है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे बबल्स देखने को मिले। बबल्स क्यों बोल रहे हैं भाई? लैंड पे फोटोसिंथेसिस होता है तो एयर में देखने को मिलता है O2, तो उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, लेकिन वाटर में तो कर पाएंगे ना, क्योंकि O2 के क्या फॉर्म हो गए? बबल्स फॉर्म हो गए। सो पहला जो उसने एक्सपेरिमेंट ये मिंट प्लांट का यूज करके किया था तो वो भी यही शो कर रहा था कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और दूसरा जो उसने एक्सपेरिमेंट किया वो भी यही शो कर रहा है एक्वाटिक प्लांट की मदद से कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ हमने जे जे याद रखो, पहले जोसेफ प्रिस्टली का पढ़ा, फिर जैन इंजन हाउस का पढ़ा। नाउ तीसरा एक्सपेरिमेंट है जूलियस वॉन सेक्स का। जूलियस वॉन सेक, SACHS। नाउ एनसीईआरटी में ईयर आपको गिवन है 1854, सो याद रखना है। जूलियस वॉन सेक्स ने बताया कि जो ग्लूकोज है वो प्लांट में जाके स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। एंड ग्लूकोज जो है वो मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड यानी कि उसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। एंड स्टार्च पॉलीसेकेराइड है यानी कि उसको फर्दर तोड़ सकते हैं, क्योंकि जो स्टार्च है वो बहुत प्लस ग्लूकोज यानी बहुत सारे ग्लूकोज से बनी है, मैनी ग्लूकोज। ओके, सो स्टार्च इज द stored form of glucose, stored form of glucose। एंड हमें जो देखने को मिलता है, मतलब जो विजिबल फॉर्म है ऑफ ग्लूकोज इज स्टार्च ओनली। और इसने जूलियस वॉन सेक्स ने एक और बात बताई थी कि जो क्लोरोफिल होता है प्लांट में, ठीक है, वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। लेकिन क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट नाम तो हम अभी जानते हैं, पहले के जमाने में तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट की थोड़ी ना डिस्कवरी हो चुकी थी। तो उसने बताया था कि जो ग्रीन सब्सटेंस पाया जाता है प्लांट में वो स्पेशल बॉडीज में होता है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सो ये तो अभी पता चला। नाउ बिफोर तो हमें ग्रीन सब्सटेंस और ग्रीन स्पेशल बॉडीज इसी नाम से पता था। तो आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये क्या फाइंड कर पाया जूलियस वॉन सेक कि ग्रीन सब्सटेंस जो होता है प्लांट में, जिसे आज हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो स्पेशल बॉडीज में प्रेजेंट होता है, जिसे आज हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो उसने इसके बारे में बताया था। एंड द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है उसके बारे में बताया था। एंड किस फॉर्म में प्लांट में ग्लूकोज स्टोर्ड होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। ओके, सो अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट, जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट है वो TW एंजेलमैन का है। TW एंजेलमैन, उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्लेडोफोरा यूज किया था, ऑल्सो नोन एज स्पाइरोगायरा।
इट इज अ ग्रीन alga। बच्चों याद रखना, alga भी मतलब प्लांट किंगडम के अंडर ही आता है, मतलब एक्चुअल में वो प्लांट ही है। सो वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, ग्रीन alga है, क्लेडोफोरा स्पाइरोगायरा का उसने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, जो व्हाइट लाइट है उसको प्रिज्म से पास करवाया। ठीक है, आपको पता है प्रिज्म जो है वो व्हाइट लाइट को उसके 7 कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ता है। ठीक है, जिससे हम बोलते हैं विबग्योर। और फिर वही लाइट को एल्यूमिनेट करवाया क्लेडोफोरा पे, और वो क्लेडोफोरा जो है उसको हमने प्लेस्ड किया था in aerobic suspension of bacteria। एरोबिक सस्पेंशन क्यों बोला, बिकॉज वो जो बैक्टीरिया है वो एरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब O2 का यूज करके करते हैं। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है क्योंकि क्लेडोफोरा फोटोसिंथेसिस करेगा। सो यहाँ पे सस्पेंशन था ऑफ बैक्टीरिया, एक्चुअल में एरोबिक सस्पेंशन था, O2 प्रोड्यूस हुआ। अब यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पे जब इसने लाइट रिसीव की, तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस तो लाइट रिसीव करने की वजह से ही होता है। नाउ ये ग्रीन और रेड रीजन्स में इन ग्रीन एंड रेड रीजन्स हमें O2 जो है वो इवॉल्व होते हुए देखने को मिला मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ग्रीन और रेड रीजन में हो रहा है। इसे हम ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, क्लेडोफोरा स्पाइरोगायरा जो कि ग्रीन algae है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, उन पे लाइट पास की गई। पहले लाइट को अपने 7 कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ दिया, व्हाइट लाइट को प्रिज्म की मदद से। प्रिज्म और डिस्पर्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो उसने सारे लाइट्स को, मतलब एक व्हाइट लाइट को उसके कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ दिया। और ग्रीन और रेड लाइट की कुछ वेवलेंथ होगी, ग्रीन की कुछ मान लो कि कुछ रेंज ऑफ वेवलेंथ होगी कि इतने से इतने वेवलेंथ की रेंज में ग्रीन लाइट लाई करती है, क्योंकि उसके भी अलग अलग शेड होंगे ना, और रेड की कुछ रेंज की वेवलेंथ होगी। तो ग्रीन और रेड रीजन्स में हमें ज्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिला, और वही रीजन में जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, वहां पे क्या हो गए, बैक्टीरिया जो है वहां पे एक्यूमुलेट हो गए। बैक्टीरिया एक्यूमुलेट्स इन, सॉरी, not the green region, it's a blue region, my mistake। ग्रीन रीजन नहीं था, ब्लू रीजन था, ब्लू एंड रेड रीजन, ये वाला, नॉट दिस वन। ब्लू एंड रेड रीजन्स में हमें O2 मैक्सिमम इवॉल्व होते हुए देखने को मिला, और इसीलिए जो बैक्टीरिया है उनका एक्यूमुलेशन यानी कि वो इकट्ठा हुए इन ब्लू एंड रेड रीजन्स। okay, not green, in blue and red regions। okay, so this is the experiment of T.W. Engelmann। now fifth experiment जो हम पढ़ने वाले हैं, that is of Cornelius von Neal। Cornelius von Neal, ठीक है। इसने ये प्रूफ किया था कि जो O2 है वो कहां से आया है, वाटर में से आया है। कौन सा O2, फोटोसिंथेसिस में जो O2 इवॉल्व हुआ है वो वाटर में से आया है, नॉट फ्रॉम CO2। अब कैसे किया तो वो भी जानेंगे। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में किसे यूज किया था, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन
सल्फर बैक्टीरिया। ओके, तो उसने पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को अपने उसमें यूज किया। नाउ इसकी इक्वेशंस मैं आप लोगों को बताती हूं कि जो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो हमारे फोटोसिंथेसिस में जैसे हाइड्रोजन डोनर H2O होता है, यहाँ पे H2S होता है। ठीक है, सो वो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो CH2O प्लस सल्फर प्लस H2O रिलीज होता है। इस इक्वेशन को H2 यहाँ पे देखो ना 4 हाइड्रोजन है, सो यहाँ पे 2 सल्फर 2 हो गए। ठीक है, सेम इक्वेशन हम फोटोसिंथेसिस की लिखे CO2 प्लस H2O CH2O प्लस O2 प्लस वाटर। सो ये ऑलरेडी बैलेंस है ऑक्सीजन यहाँ पे। एक मिनट, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है ना, 2 4 2 3 4 बैलेंस्ड हो गई है। ठीक है, सो अगर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर H2S है तब ये सल्फर H2S में से निकलता है। जब H2S यूज होता है तो सल्फर निकलता है, जब H2O यूज होता है तो O2 निकलता है। तो इस तरीके से इसने प्रूव किया कि O2 जो है वो वाटर से आता है यूजिंग ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ओके, याद रखना पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन डोनर के रूप में वाटर को यूज नहीं करते थे, वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते थे। कैसे याद रखोगे, सल्फर से सल्फाइड याद रख लेना। और आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है कि उनका जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आता है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे सल्फर है। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्यों बोला, क्योंकि देखो यहाँ पे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग सोचो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, यहाँ पे -1, ये -1 से एलिमेंटल फॉर्म में जो गैस होती है उसका 0 होता है, 0 पे गया। सो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या हुई ग्रीन प्लांट में, ऑक्सीजन, और यहाँ पे सल्फर। सबकी एनसीईआरटी ने लिखा है कि यहाँ पे जो ओपी यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है वो सल्फर भी हो सकती है और सल्फेट भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का ऑर्गेनिज्म है। सल्फेट का फॉर्मूला होता है केमिकल SO4-2। यहाँ पे सल्फर भी हो सकता है, SO4-2 में भी इवेंचुअली वो सल्फर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो मतलब ये या तो ये 2 टाइप की ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हो सकती है। ये जब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी तब उसको रिवाइज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने CH2O यहाँ पे क्यों लिखा है। इसके लिए आपको जाननी पड़ेगी जनरल इक्वेशन। आपकी एनसीईआरटी में गिवन है फोटोसिंथेसिस की जनरल इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस की जनरल इक्वेशन क्या होती है, CO2 प्लस वाटर गिव्स अस CH2O प्लस O2। देख लो इक्वेशन बैलेंस, 3 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन। तो दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, सो ये जनरल इक्वेशन है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, उसके अलावा ये जो टाइप का फोटोसिंथेसिस हुआ ना उसे हम कहेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ, तो इसे हम कहेंगे एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं रिलीज हुआ ऐसा वाला फोटोसिंथेसिस, सो दैट इज नोन एज एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है,
ओके, सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉर्नेलियस वॉन नील। तो इसने ये प्रूव कर दिया कि अर्लियर जो माना जाता था कि O2 जो है वो CO2 से इवॉल्व हुआ होगा, इसने पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का यूज करके ये प्रूव कर दिया कि भाई वो जो O2 था वो CO2 से नहीं बट वाटर से इवॉल्व हुआ है। ऑक्सीजनिक नॉन ऑक्सीजनिक पता चल गया। ऑक्सीजनिक यानी जिस फोटोसिंथेसिस में O2 इवॉल्व होता है that is oxygenic photosynthesis. Green plants and blue-green algae can do oxygenic photosynthesis. Okay. उसके बाद कौन से नंबर का एक्सपेरिमेंट हम पहुंचे? 6th नंबर का एक्सपेरिमेंट। वेट अ मिनट। सिक्स नंबर का एक्सपेरिमेंट जो है वो रूबेन और कामेन का है। रूबेन कामेन एटाल, एटाल यानी कि उनके साथ जो एसोसिएटेड फ्रेंड्स जो इस एक्सपेरिमेंट में जुड़े हैं, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एटाल। तो इन्होंने क्या किया? रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो इक्वेशन है CO2 प्लस वाटर, तो CO2 में तो 8 ऑक्सीजन 16, लेकिन वाटर में O18 यूज किया, तो इससे क्या हुआ? यहाँ पे ग्लूकोज, ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर। तो ये जो O2 इवॉल्व हुआ उसमें उन्होंने पाया कि O18 है इसका मास नंबर, एटॉमिक मास। सो इससे ये प्रूव हो गया कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से ही इवॉल्व हुआ है, ना कि CO2। सो लेटर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो है उसका यूज करके ये वापस से किसने प्रूव किया? आफ्टर पहले हमने जो पढ़ा था उसमें किसने किया था? कॉर्नेलियस वॉन नील। उसके बाद रूबेन और कामेन ने ये प्रूव कर दिया कि जो O2 इवॉल्व हुआ है दैट इज फ्रॉम वाटर, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का यूज करके या रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक्स का यूज करके। ठीक है, सो इसके एनसीईआरटी जो है मैं नेक्स्ट सेशन में पक्का यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स तक वो एक बार रिवाइज करवाने वाली हूँ। सबसे पहले आज के लेक्चर में जो हमने देखा मैं उसका एक बार ब्रीफ रिव्यू आपको दे देती हूँ। ठीक है, सो पहली स्लाइड में हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस है, एक्चुअली वेट अ मिनट, मैं पेन चेंज कर दूं। जो फोटोसिंथेसिस है यानी कि सिंथेसिस ऑफ व्हाट? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड यूजिंग लाइट एनर्जी। आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है कि फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि उसमें फिजिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी कि अल्टीमेटली फूड में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके, उसे एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म की दो चीजें, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी कोई भी चीज टूटना, एनाबॉलिज्म यानी कोई भी चीज बनना। इसमें तो बन रही है ग्लूकोज, को क्या बोला है? एनाबॉलिक बोला है। देन एंडरगोनिक ऑक्सीडो रिडक्शन भी बोला है। ऑक्सीडो रिडक्शन क्यों बोला है वो मैं आगे आगे उसका पॉइंट क्लियर करूंगी। देन उसका इंपॉर्टेंस मैंने समझाया आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े। पहले तो प्रूफ पढ़े कि लाइट एंड CO2 हाउ दे आर यूजफुल इन फोटोसिंथेसिस, मतलब कितने एसेंशियल है वो फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट पढ़े। पहला एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रिस्ली का, देन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जैन इंजनहाउस का, देन 3J से है जैन इंजनहाउस का, फिर जूलियस वॉन सेक का, देन TW एंजलमैन का, कॉर्नेलियस वॉन नील का, एंड अल्टीमेटली रूबेन एंड कामिन का। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एनसीईआरटी को भी एक बार पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।
थैंक यू।